बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू पार्ट 2 प्रेमचंद का ज़ेवर का डिब्बा, प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना ज़ेवर का डिब्बा के बारे में बात करेंगे। मुंशी प्रेमचंद के तकरीबन 4 अफसाने पहले अपलोड हो चुके हैं और उनके साथ ही उनके हालात भी बयान हुए हैं, लेकिन असूलन अफसाने का आगाज़ करने से पहले हम मुसन्निफ़ के इब्तदाई हालात बताते हैं। लिहाजा हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो 1880 में बनारस के एक गांव में पैदा हुए। असल नाम धनपत राय था, जबकि उनके ताया ने उनका नाम नवाब राय रखा। थोड़ा बहुत ज़िम्मेदारा था। बाप उनके महकमा डाक में क्लर्क थे और गुज़र औकात जो थी वो ठीक ठाक तरीके से हो रही थी। दरमियाना मतवसत तबका जो था उससे उनका ताल्लुक़ था। 6 या 7 बरस की उम्र होगी कि मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फ़ारसी की तालीम हासिल की। उसके बाद वो अंग्रेज़ी ज़ुबान की तरफ मतवज्जो हुए। 1 साल ही गुज़रा होगा कि वालदा का साया सर से उठ गया। दादी ने दस्ते शफ़क़त सर पर रखा और सुलाते वक्त उन्हें जिन्नों, परियों, शहज़ादों, शहज़ादियों की कहानियाँ सुनाती और प्रेमचंद उसी मावराई दुनिया में खो जाते। और यही उरफान था जिसने धनपत राय को प्रेमचंद बनाया था। प्रेमचंद के वालिद का तबादला किसी और जगह हो गया। वहाँ जाकर उनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली। इसी सानहा के बाद प्रेमचंद अभी संभल भी ना पाए थे कि दादी हमेशा के लिए रूठ गई, साथ छोड़ गई और फिर वहाँ उनको काफ़ी सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। फिर उनके वालिद का तबादला गोरखपुर हुआ। प्रेमचंद वहाँ चले गए। यहाँ उनको स्कूल में दाखिल करवा दिया गया और वहाँ उन्होंने अब्दुल हलीम शरर की किताब होशरुबा पढ़ी। उसी नावल ने प्रेमचंद के अंदर अफसाना निगार, कहानीकार मुकम्मल तौर पर बेदार कर दिया। पढ़ने का ऐसा जुनून था कि पंडित रतन नासिर शार, मिर्ज़ा हादी रसवा, मौलाना शरर के नावलों को दिल में बसा लिया। फिर 13 बरस की उम्र में उन्होंने अपने मामू का रुमान कहानी लिख डाली, अपने दोस्तों को सुनाई, मामू का खूब मजाक उड़ाया और ये इस तरह से मामला जो था वो चल निकला। 15 बरस की उम्र होगी कि उनकी शादी रामपुर के एक ज़मींदार घराने की बेटी से कर दी गई। अब प्रेम चालीसी में वो लिखते हैं कि घर में मेरी बीवी, सौतेली माँ और उसके 2 लड़के, मगर आमदनी 1 पैसे की न थी। वालिद बीमार हुए, इंतकाल हो गया। जो जमा पूंजी थी वो खर्च हो गई और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एमए करके वकालत करूं। ये अरमान ही रहा और मुलाजमत उस ज़माने में भी इतनी ही मुश्किल से मिलती थी जितनी दौड़ धूप अब करनी पड़ती है। यानी हर ज़माने में मुलाजमत हासिल करना कोई आसान काम ना था। 12 रुपए की उन्हें नौकरी मिली, मगर यहाँ तो आगे बढ़ने की धुन थी। फिर ये हुआ कि वो एक प्राइमरी स्कूल में उन्होंने मुलाजमत कर ली और लिखने लिखाने का साथ काम जो था वो जारी रहा। और ये तो खैर एक लंबा किस्सा है, ये तो जारी रहेगा ही। लेकिन अब देखते हैं उनके लिखा हुआ अफसाना जो ज़ेवर का डिब्बा है उसमें वो क्या कहते हैं। ये चंद्र प्रकाश और चंपा उसकी बीवी, इनकी ये कहानी है ज़ेवर का डिब्बा। अब चंद्र प्रकाश को देखते हैं जो इस कहानी का अहम किरदार है। चंद्र प्रकाश ने बीए पास किया और एक ट्यूशन करने के सिवा उसे कुछ ना मिला, कुछ ना सूझा। उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और इसी साल वालिद का भी इंतकाल हो गया। ये अफसाना है। वालिद का भी इंतकाल हो गया था और प्रकाश जो ज़िंदगी के हसीन ख्वाब देखा करता था वो सब मिट्टी में मिल गए। वालिद आला ओहदे पर फाइज था, लेकिन उन्हीं की वसासत से प्रकाश को भी कोई बेहतर नौकरी मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सब ख्वाब धरे के धरे रह गए। अब गुज़र औकात सिर्फ 30 रुपये माहवार की ट्यूशन पर थी, क्योंकि वालिद ने कोई जायदाद ना छोड़ी थी, उल्टा भूख का बोझ सर पर लाद दिया। बीवी भी मिली, वो भी तालीम याफ्ता, शौकीन, तर्रारा, झूठा खाना, झूठा पहनना, इससे बेहतर समझती थी वो मर जाना। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी मिली। वो तो उसे खैर कोई इतनी पसंद नहीं आई, वो शर्म का बायस थी, लेकिन ठाकुर ने रहने के लिए मकान दे दिया, उसे किसी हद तक मुतमईन कर दिया। मकान पुख्ता, हवादार, साफ़ सुथरा, ठाकुर साहब के घर के साथ मिला हुआ था। ऐसा मकान वो
20 रुपये माहवार पर भी उसको ना मिलता। काम सिर्फ 2 घंटे का था। लड़के को पढ़ाना, लड़का बड़ी उम्र का हो चुका था, 20 साल का, और अभी सिर्फ 9वीं जमात में पढ़ता था, कुंद ज़हन था। और प्रकाश उसके साथ बड़ी मेहनत करता था। और बड़ी बात यह थी कि ठाकुर साहब ठुकराइन भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे और उसे अपना बेटों की तरह समझते थे और हर मशवरा भी लेते थे। एक दिन ये हुआ, प्रकाश की जो माँ थी उसने जब वीरेंद्र को पढ़ा कर निकलने लगा तो ठुकराइन ने कहा कि अभी ना जाओ, मेरी बात सुन लो। उसे अलग ले जाकर उसने कहा कि अगर तुम्हारी सलाह हो तो मैं वीरेंद्र की शादी कर दूं। अब प्रकाश क्या कहता, तो उसने कहा जो आपकी मर्ज़ी हो वो करें, अभी लड़के की उम्र तो हो गई लेकिन ये अभी पढ़ाई में वो बहुत पीछे है। बहरहाल थोड़ी बहुत सलाह मशवरे के बाद वीरेंद्र का ब्याह ठहर गया और सारे काम करने कराने की जिम्मेदारी जो थी वो प्रकाश पर घर के फर्द की तरह डाल दी गई। और इखराजात के लिए ठाकुर साहब ने अपने से ज़्यादा प्रकाश पर भरोसा किया। 10-12 हज़ार रुपये उसके हवाले किए और ये कोई कम एजाज़ न था। कहीं बजाज, कहीं बनिया, कहीं शाम आने वाले के साथ सब वो मामला तय करता रहा। जिस दिन उसने ठाकुर साहब की बहू के लिए 5,000 के जेवरात खरीदे, उस दिन उसको बहुत महसूस हुआ कि हम तो रोटी को तरसते हैं और ये लोग हज़ारों लाखों के जेवरात खरीद लेते हैं। घर आकर उसने अपनी बीवी चंपा को भी जेवरात के खरीदने की बात बताई। उसके बारे में बताया कि जेवरात देखकर मैं तो दंग रह गया, काश मैं तेरे लिए भी ऐसे जेवरात बना सकता। लेकिन ये बात उसके दिल में ठहर गई, बैठ गई। अब वो उसका जहन इस तरफ लगा हुआ था। हुआ ये कि रात के वक्त उसने कोई 12 बजे का वक्त होगा कि सब सो गए होंगे, वो घर की छत पर से जाकर ठाकुर के घर में दाखिल हुआ और वो जेवर का डब्बा उसे पता था कहाँ रखा हुआ है, वो उठा लाया और अपने घर में लाकर एक संदूक में रख कर बंद कर दिया, यानी चोरी हो गई। अब होता ये है कि दिन निकला, ठाकुर साहब के घर जेवर चोरी होने का वो शोर उठा। ढूंढ चुके चोर के आने और जेवर उठाने का रास्ता भी प्रकाश की छत से होकर आता था। प्रकाश ने इनके साथ मिलकर जेवर का डिब्बा तलाश करने में कोई कसर ना छोड़ी। उसने खुद इस गम से घर बदल लिया कि मेरे छत से होकर वो चोर गया है तो मेरा कसूर है, लिहाजा मैं घर ही बदल लेता हूँ। हालांकि उन्होंने मना भी किया कि तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं, मुलाजिम भी हमारे पुराने हैं, लेकिन वो नहीं माना। बस इस तरह करते कराते उस पर शक तो किसी को ना हुआ, शादी हो गई। लेकिन प्रकाश के दिल में इसकी खलिश जो थी मुस्तकिल रहने लगी। किसी पल उसे चैन ना आता था, ना किसी को बता सकता था, ना जेवर बीवी को दे सकता था। पेशबंदी के तौर पर उसने बीवी से कहा कि मैंने एक और नौकरी कर ली है और सोचा ये है कि पैसे मैं सेठ साहब के पास जमा रखूँगा और वक्त आने पर तुम्हें जेवर लेकर दे दूँगा। अभी तक चंपा प्रकाश में कोई इस किस्म की बातचीत ना हुई थी, मगर एक संदूक हमेशा बंद रहता था। चंपा को शक गुजरा कि इसमें कहीं पुरानी चाबी से, इसमें क्या है। वो कहीं से उसने पुरानी चाबी हासिल की और संदूक खोलकर देखा तो उसमें जेवर का डिब्बा पड़ा था। देखा तो धक से रह गई कि मैंने तो कभी जेवर की फरमाइश ना की थी, ये घटिया जो ख्वाहिश है प्रकाश के दिल में आई कैसे। उसका ज़मीर इतना कमज़ोर हो गया कि उसने चोरी कर डाली। उस दिन से चंपा चुप रहने लगी। प्रकाश से मोहब्बत भी ना रही, कई दिन बात बंद रहती। प्रकाश को कुछ महसूस होने लगा, ये तो बात बहुत गलत हुई है। अब ये हुआ कि कई महीने गुजरे, शहर में एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश की काबिलियत तो थी ही, लेकिन नकद 10,000 रुपया ज़मानत के तौर पर देना था। ज़ाहिर है प्रकाश के पास पैसे नहीं थे। अब ठाकुर साहब को पता चला तो ठाकुर ने प्रकाश की नौकरी के लिए 10,000 रुपये ज़मानत जमा करा दी, जो कि प्रकाश के दिल पर शदीद चोट पड़ी कि ठाकुर की साफ दिली और ज़बरदस्त एतमाद की इंतहा ये देखो कि मैंने क्या किया और उन्होंने क्या किया। उसे दिली सदमा पहुंचा कि उनकी शराफत और इसकी कमीना हरकत रौंदे डालती है। तो घर आकर उसने चंपा को बताया कि मुझे तो नौकरी मिल गई है। चंपा कोई ज़्यादा खुश ना हुई। वो तो प्रकाश को शक गुजरा कि ये जली कटी सुना रही है, कहीं इसने संदूक खोल कर तो नहीं देख लिया। चंपा ने
उस रोज़ प्रकाश के ज़मीर को जगा दिया, इंसानियत को बेदार कर दिया। अपने रवैये से उससे वो खुशी वो ना रही। वो संदूक कई गुना भारी होकर प्रकाश के सीने पर चढ़ गया। कई रोज़ गुजर गए, प्रकाश की मुलाजमत मिल गई। उसने घर में मेहमानों की एक दावत रखी। दावत में ठाकुर साहब, उनकी ठुकराइन, उनका बेटा वीरेंद्र, उसकी बहू, वो भी आए। और दावत ठीक ठाक तरीके से जब हो गई तो ठाकुर फैमिली जब वापस जाने लगी तो प्रकाश ने उनको ज़बरदस्ती अपने घर रोक लिया, नहीं आप हमारे घर रहेंगे। लेकिन उसकी बीवी को ये बात इतना अच्छा ना लगी कि किस तरह से कहाँ सोएंगे, इनको कहाँ सोएंगे, ये तो बड़े लोग हैं। लेकिन नहीं, उसने कहा, ज़िद की, कहा कि मेरे घर में ही आप सोएंगे। चुनाचे उन्होंने उनको आराम से जगह दी, वो सो गए। आधी रात को वीरेंद्र के तकिए के पास उनके घर की चाबियाँ पड़ी थीं। प्रकाश ने वो चाबियां आराम से गुच्छा उठाया और अपना कमरा खोलकर जेवर का डिब्बा बगल में दाबा और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला। और वीरेंद्र का कमरा खोलकर पलंग के नीचे जेवर का डिब्बा रख कर आ गया। गोया मनोबोझ सर से उतारा, घर वापस आया और वीरू अभी तक सो रहा था। उसने चाबियां वापस उसके तकिए के पास रख दी। ठाकुर साहब फैमिली सुबह घर गई। दोपहर को प्रकाश वीरू को पढ़ाने गया तो वहाँ पहुंचकर सब ने उसको बताया कि तुम्हें ये कितना अच्छा तुमने हमें हमारे साथ ये दावत की कि बड़ी खुशी हमें इस बात की है कि देखो प्रकाश, वो जो जेवर का डिब्बा था वो मिल गया, तुम्हारी दावत बड़ी ही मुबारक साबित हुई। और ऐसा हुआ कि जेवरात चोरी भी नहीं हुए, एक चीज़ भी नहीं ली। और प्रकाश भी खुश हुआ। उसने कहा डब्बा खुलवा कर जेवर देखा और इस मौजज़े पर यकीन कर लिया कि वाकई चोर ने किसी किस्म की किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया, उसी तरह रख दिया। इस खुशी में ठाकुर साहब के यहाँ भी दावत थी। घर आकर प्रकाश ने चंपा को खुशखबरी सुनाई तो वो दौड़ कर प्रकाश के गले से चिमट गई और ना जाने क्यों रोने लगी। ये तो आपको समझ आ गई होगी चुनाचे, ये आप भी जानते हैं। उसने कहा, मैं 1000 भूखों को खाना खिलाऊंगी। जेवर का डिब्बा अपने मुकाम पर पहुंचा। प्रकाश का ज़मीर मुतमईन हुआ। प्रेमचंद के अफसाने मुआशरा में मौजूद मसाइल के मुतालिक ही होते हैं। उन्होंने जहाँ भी कोई मसला देखा उसी को ही अपनी सोच के साथ अपनी तहरीर में पेश किया। उन्होंने मौज़ूआत अवाम से उठाए। कहानी गरीब की हो या अमीर की, कोई ना कोई सबक ज़रूर देती है। प्रेमचंद ने तंज भी किया है। उन्होंने अपने तंज के निश्तर से मुआशरे की सर्जरी करने की भी भरपूर कोशिश की और हर कहानी सबक लिए हुए होती है। अब इसको आप लिंक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ख़ुद भी आप इसमें अपने सोच से इजाफ़ा कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।